देखिए लेखांकन हो गया था, पुस्तक पालन हो गया था, लेखांकन हो गया था और अंकेक्षण हो गया था। अंकेक्षण की दो परिभाषाएं भी अपनी कंप्लीट थी, एक तो लॉरेंस डिक्सी की और मॉन्ट। अब देखिए हम मेजर काफी बार क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पुस्तक पालन और अंकेक्षण में क्या अंतर होता है। इसमें पुस्तक पालन और अंकेक्षण में अंतर, तो देखिए पुस्तक पालन और अंकेक्षण में अंतर। अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। पुस्तक पालन बुक कीपिंग, और आपका अंकेक्षण ऑडिटिंग। सबसे पहले देखिए आपके अंतर का जो आधार है वो मैंने बताया था, पुस्तक पालन का अर्थ भी बताया था और अंकेक्षण का अर्थ भी बताया था। यानी कि व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को ही क्या कहते हैं, पुस्तक पालन। तो पहला तो अर्थ लिख लीजिए अंतर के आधार में। अंतर के आधार में पहला क्या आ जाएगा, अर्थ। देखिए यहां पर आ गया फर्स्ट पॉइंट अर्थ। अर्थ में आएगा आपका व्यापारिक व्यवहारों को, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की बहियों में लिखने की कला को पुस्तक पालन कहते हैं, पुस्तक पालन कहते हैं। और आपको अंकेक्षण का बताया था मैंने, बहियों व खातों की जांच को ही क्या कहेंगे, बहियों एवं खातों की जांच को अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहेंगे, अंकेक्षण कहेंगे। क्लियर। अब ये तो पहला हो गया। दूसरे आपके अंतर का आधार आता है कार्य की प्रकृति। देखिए कार्य की प्रकृति,
देखिए मैंने एक कार्य बताया था, जो पुस्त पालन होता है वो एक व्यवहारिक कार्य है। क्या है? व्यवहारिक कार्य है। क्या है? पुस्त पालन एक व्यवहारिक कार्य है, जबकि अंकेक्षण एक आलोचनात्मक कार्य है। अंकेक्षण एक आलोचनात्मक कार्य है। अंकेक्षण आपका क्या कहेगा? आलोचनात्मक कार्य होगा। थर्ड जो आपका आता है उद्देश्य। देखिए पुस्त पालन का उद्देश्य होता है व्यवहारों का लेखा करना। क्या रहेगा? प्रमुख उद्देश्य व्यवहारों का लेखा करना। क्लियर? ये किसका उद्देश्य है? पुस्त पालन का। अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? राय प्रकट करना। राय चिट्टे की, देखिए राय प्रकट करना किसकी? चिट्टे की, और लाभ हानि विवरण की सत्यता व शुद्धता के बारे में अपनी राय प्रकट करना। तो राय प्रकट करना किसका उद्देश्य हो गया? अंकेक्षण का। नंबर 4 अंतर के आधार में प्रारंभ। देखिए सबसे पहले क्या प्रारंभ होता है? पुस्त पालन। क्या प्रारंभ होता है? व्यापारिक लेन देन होने के बाद। व्यापारिक लेन देनों के बाद पुस्त पालन प्रारंभ होता है, जबकि लेखा शास्त्र का कार्य समाप्त होने के बाद अंकेक्षण कार्य प्रारंभ होता है। नंबर 5 वैधानिक नियमन। देखिए वैधानिक नियमन, वैधानिक नियमन। देखिए पुस्त पालन के लिए वैधानिक नियमों की आवश्यकता नहीं होती। कोई वैधानिक नियम नहीं होते। कोई वैधानिक नियमन नहीं होते, जबकि अंकेक्षण में वैधानिक नियमन होते हैं। जबकि अंकेक्षण में वैधानिक नियमन होते हैं। वैधानिक नियमन अंकेक्षण में क्या होंगे? होंगे। फिर आ जाओ 6 नंबर, योग्यता। देखिए जो पुस्त पालन का कार्य करता है ना, तो जो भी व्यक्ति पुस्त पालन का कार्य करेगा उसको किसी विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति यह कार्य
कर सकता है। अंकेक्षण कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता तथा प्रशिक्षण चाहिए। अंकेक्षण कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता व प्रशिक्षण चाहिए। जैसे अंकेक्षण के लिए सीए वगैरह होना आवश्यक है। क्लियर? पुस्तक पालन का कार्य तो सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन अंकेक्षण सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। और फिर है रिपोर्ट। इसमें लिखो पुस्तपालक द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इधर रिपोर्ट दी जाती है। समझ में भी आ गया होगा। हाँ भाई, वो बताया था ना पुस्तक पालन, लेखांकन और अंकेक्षण। क्लियर? तो सबसे प्रारंभ का तो वहीं से आ गया। पहले क्या कार्य प्रारंभ होता है? पुस्तक पालन का। उसके बाद किसका? लेखांकन का या लेखा शास्त्र का। और सबसे अंत में कौन सा प्रारंभ होगा? अंकेक्षण का। जब आपका लेखांकन समाप्त हो जाएगा, आपने लाभानी विवरण और चिट्ठा बना लिया, उसके बाद क्या कार्य प्रारंभ होगा आपका? उसकी चिट्ठे की और लाभानी विवरण की सत्यता और शुद्धता की जांच करने का कार्य। और जो ये जांच करने का कार्य करके जो राय प्रकट करना है, वो क्या कहलाता है? अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य कहलाता है। क्लियर हो गया? अब अगर आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले लेखांकन और अंकेक्षण में अंतर, तो उसके भी यही पॉइंट बना लेना, अर्थ बता देना, कार्य की प्रकृति बताई थी, उद्देश्य, तलपट से अंतिम खाते बनाना, प्रारंभ कब प्रारंभ होता है? पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होने के बाद क्या होगा? प्रारंभ होगा। वैधानिक नियमन जरूरत नहीं होती है। योग्यता, विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। रिपोर्ट नहीं देनी पड़ती। तो यही पॉइंट किस में हो जाएंगे? अगर आपसे अंतर पूछ ले लेखांकन और अंकेक्षण का, तो भी आपका काम चल जाएगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। क्लियर? ये तो सेम आ जाएगा। इधर पुस्तक पालन की जगह क्या आ जाएगा? लेखांकन। अब लेखांकन मैंने बताया था, तलपट से अंतिम खाते बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं या लेखा शास्त्र कहते हैं। अब एक उद्देश्य पूछे जाते हैं एग्जाम में, अंकेक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो लिखिए अंकेक्षण के उद्देश्य।
अंकेक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। देखिए अंकेक्षण के उद्देश्य, अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए मैंने शुरू में बताया था एसए स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। जैसे लेखांकन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, लेखा मानक होते हैं। जैसे लेखा मानक 1, लेखा मानक 2 किससे संबंधित है? लेखा मानक 1 लेखांकन नीतियों से का प्रकटीकरण, लेखा मानक 2 लेखा मानक 3 किससे संबंधित है? आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? तो ऐसे ही ऑडिट में भी मानक होते हैं। क्लियर? ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्लियर? ऐसे तो जो अंकेक्षण के उद्देश्य है वो वर्णन किए गए हैं आपके ऐसे 200 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। कौन से नंबर? 200 में स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य, स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य। जो उद्देश्य की बात वो ऐसे किसमें की गई है? ऐसे 200 में की गई है। अब देखिए अंकेक्षण के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक तो प्राथमिक उद्देश्य हो सकता है या प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? सहायक उद्देश्य। क्लियर? तो उद्देश्य के पार्ट को दो भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के पार्ट को, जो उद्देश्य है वो देखिए किसमें बताया गया है? ऐसे 200 में। क्लियर? अंकेक्षण के उद्देश्य। तो इसके दो पार्ट किए गए हैं। देखिए किसके उद्देश्य? अंकेक्षण। एक तो प्राथमिक उद्देश्य, और दूसरा बताया गया है कौन सा? सहायक उद्देश्य। द्वितीय उद्देश्य भी बोल सकते हैं, गौण उद्देश्य भी बोल सकते हैं, इनको आप प्रमुख उद्देश्य भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो अंकेक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो राय एवं प्रतिवेदन देना होता है। क्या होता है? राय एवं प्रतिवेदन। राय व प्रतिवेदन देना अंकेक्षण का क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्लियर? प्राथमिक उद्देश्य क्या हो गया? राय व प्रतिवेदन देना। क्लियर? तो ये अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य हुआ? प्राथमिक उद्देश्य। किसके संबंध में राय और प्रतिवेदन देगा? अर्थात आपने देखिए 31 मार्च को कंपनी का, कोई भी कंपनी है उसका आपने चिट्ठा बनाया और लाभ हानि विवरण बनाया है। वो कंपनी की जो भी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, कंपनी की स्थिति को। क्लियर? कंपनी की स्थिति को, उसके बारे में राय और प्रतिवेदन देना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य होगा? प्राथमिक उद्देश्य होगा, चिट्ठे और लाभ हानि विवरण के संबंध में। अर्थात वो जो भी चिट्ठा आपने बनाया, जो भी लाभ हानि विवरण बनाया है, वो उचित परिणामों को प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, इस संबंध में अपनी राय प्रकट करना अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? प्राथमिक उद्देश्य। किसके संबंध में राय? जो भी कंपनी ने 31 मार्च को चिट्ठा बनाया है और 31 मार्च को जो भी कंपनी ने क्या बनाया है? लाभ हानि विवरण बनाया है, उसके संबंध। क्लियर हो गया? दूसरी बात आती है कि कंपनी के सहायक उद्देश्यों की बात करें, अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य। तो सबसे पहले आता है कपट का पता लगाना। कपट का पता लगाना। दूसरा आता है अशुद्धियों का पता लगाना। तीसरा आता है कपट एवं अशुद्धियों, कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। फिर आता है प्रबंधकों को सलाह देना।
को सलाह देना। किसको सलाह देना? प्रबंधकों को सलाह देना। अब देखो यहां पर बात आती है कपट का पता लगा, फ्रॉड। कपट का पता किस प्रकार से अंकेक्षक लगा सकते हैं? देखिए कपट है वो हमेशा चतुर, चालाक, होशियार और जालसाजी लोगों द्वारा किया जाता है। जो कपट या गबन करने वाला, कपट और गबन एक ही बात है, जो भी करेगा ना वो बहुत होशियार, चालाक, चतुर और जालसाज होगा। क्लियर? ठीक है। तो फिर पकड़ने वाला है ना वो भी उससे भी चालाक होगा, तभी तो पकड़ पाएगा। अर्थात पहले तो जो पकड़ने वाला है ना उसको उसके बारे में पता होना चाहिए भाई गबन और कपट कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे किया जाता है। जब उसको मालूम होगा ना तब वो जाकर उस व्यक्ति को क्या करेगा? पकड़ेगा। क्लियर? तो हमेशा जो गबन है और जो भी कपट है वो जानबूझकर किया जाता है, चालाक, होशियार और जालसाज लोगों द्वारा किया जाता है। तो उसे ढूंढ निकालना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। क्यों है? क्योंकि उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा? खुद को पता होना चाहिए कि गबन किस प्रकार से होता है। तो आपको ये पता है कि गबन कितने प्रकार से किया जा सकता है तो आप आसानी से पकड़ सकते हो, लेकिन आपको यही मालूम नहीं है कि गबन क्या होता है। जैसे गबन हो सकता है रोकड़ का गबन। क्लियर? किसका गबन? रोकड़ का गबन। माल का गबन हो सकता है, संपत्तियों का गबन हो सकता है, सुविधाओं का गबन हो सकता है। क्लियर? और बड़े अधिकारी होती है उनके द्वारा हिसाब किताब में गड़बड़ी द्वारा दम खा दिया, कोई कर्मचारी था उसको चुपचाप, मैं कह रहा हूं वैसे बना वरना नौकरी से निकाल दूंगा। क्लियर? क्लियर? तो गबन अनेक कैसे? रोकड़ का गबन हो गया, माल का गबन हो गया। माल का गबन कैसे? स्टोर मैनेजर है, गोदाम पे रख रखा है। क्लियर? शाम को घर जाता है, मान लीजिए स्टोर है, साबुन के पैकेट आते हैं वहां तो बैग में डाल ले जाता है, तो वो किसका गबन हो गया? माल का गबन हो गया। माल आपने बेचा, वापस कंपनी में आ गया और आपने उसको दर्ज ही नहीं किया, वापस आ गया तो आप घर पे ले गए, तो वो किसका गबन हो गया? माल का गबन। संपत्तियों का गबन भी हो सकता है। कंपनी में फर्नीचर वगैरह था, उसको आप रिप्लेस कर रहे हो, नया आ रहा है, तो घर का जो फर्नीचर था वो तो कंपनी में पहुंचा दिया और कंपनी का जो आया वो घर पे पहुंचा दिया, तो किसका गबन हो गया? संपत्तियों। सुविधाओं का गबन, सुविधा, टेलीफोन की सुविधा मिली, कार की सुविधा मिली, कार की सुविधा मिल गई तो आज फूफा जी के, कल मामा जी के, और कार में बैठने की क्षमता है 5 सवारी और बिठा रहे 10-15। क्लियर? तो ये किसका गबन हो गया? सुविधाओं का गबन। टेलीफोन का, तो टेलीफोन की सुविधा मिल सकती है, और टेलीफोन की सुविधा, शादी है, प्रोग्राम है घर में, क्लियर? कार्ड छपवाई नहीं, बोल दिए घर पे, बोले मैं ऑफिस से सबको फोन कर दूंगा, लिस्ट ले गए और सबको फोन कर रहे हो, तो वो किसका गबन हो गया?
सुविधाओं का गबन हो गया। रोकड़ का गबन, कोई कस्टमर था, वो 1,00,000 रुपए या 10,000 रुपए मान लीजिए जमा कराने आए, आपने 1,000 जमा करा दिया और 9,000 पीछे की पॉकेट में डाल ली, तो किसका गबन हो गया? रोकड़ का गबन। किसका गबन हो गया? रोकड़ का गबन। तो कहने का मतलब है अंकेक्षण के उद्देश्य है कि सहायक उद्देश्य कपट का पता लगाना। तो कहने का मतलब अगर अंकेक्षक आप खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करा रहे हो तो सबसे पहले जो भी आपके हिसाब किताब में कोई भी गड़बड़ हुई है, गबन हुआ है, कपट हुआ है, उसका क्या पता चल जाता है। कोई तो क्लियर। दूसरा है अशुद्धियों का पता लगा। अशुद्धियां कैसे हो सकती है? अर्थात ऐसी त्रुटियां या गलतियां जो जानबूझकर नहीं की जाती, अनजाने में हो जाती है, तो वो कहलाती है अशुद्धि। लेकिन कपट और गबन तो जानबूझकर बिल्कुल एक इरादा होता है कि इतने पैसे तो डकारने हैं। क्लियर। तो वो तो क्या हो गया? कपट या गबन। और अशुद्धियां होती है वो कभी भी जानबूझकर नहीं की जाती, अनजाने में हो जाती है। जैसे कैसे अशुद्धि कैसे होगी? आपने माल बेचा, क्लियर, और उसका आपने पुस्तकों में 2 बार लेखा कर दिया, तो अशुद्धि हो गई। क्लियर। तो अब अंकेक्षक खातों की जांच पड़ताल करेगा तो वो उसमें मालूम पड़ जाएगी उसको कि आपने इस व्यवहार के 2 बार क्या कर दिए? ट्रांजैक्शन कर दिया, 2 बार लेखा कर दिया। तो अंकेक्षक के माध्यम से किसका भी पता चलेगा? अशुद्धियों का। जैसे आपको किसी खाते के डेबिट पक्ष में 10,000 लिखने थे, लेकिन आपने कितना लिखा? 1,000 लिख दिया। क्लियर। ठीक है, गलती से 1 0 नहीं लिखी गई, तो ये भी क्या हो गई? आपकी अशुद्धि हो गई। और अशुद्धि जैसे आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि भी हो सकती है। आपने देखो मशीन खरीदी, क्या खरीदी? मशीन। अब मशीन खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, लेकिन आपने मशीन खरीदी, उसकी एंट्री आपने कर दी क्रय खाते में, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। तो आपने कौन सी अशुद्धि कर दी? सैद्धांतिक अशुद्धि। अर्थात आपने लेखांकन सिद्धांतों की क्या कर दी? अवहेलना कर दी। तो वो आपके देखिए, तो जब आप खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करवाए होती है तो उसमें किसका मालूम पड़ जाता है आपको? जितनी भी अशुद्धियां हुई है उनका भी आपको क्या करेगा? मालूम पड़ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अशुद्धियां 5 प्रकार की होती है। हिसाब की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, सती पूरक अशुद्धि, दोहराव की अशुद्धि, क्लियर क्लियर, और सैद्धांतिक अशुद्धि। क्लियर। अब देखिए कपट व अशुद्धियों को रोकना। अंकेक्षण किस प्रकार से कपट और अशुद्धियों को रोकता है? बताओ। अशुद्धियां, कपट व अशुद्धियों को रोकना। कपट व अशुद्धियों को रोकना। देखो कपट व अशुद्धियों को रोकना किस प्रकार से? देखिए कोई भी कर्मचारी क्या कर रहा है? कंपनी में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो वो काम कर रहा है तो उसको ये पता है कि मेरे खातों की जांच पड़ताल होगी। क्लियर। तो वो पहले से ही क्या करेगा? काम अच्छे से करेगा। अर्थात उसका इरादा भी नहीं रहेगा किसका? कपट या गबन करने का। क्योंकि अगर उसको मालूम है कि मेरे खातों की पहले से ही क्या होगी? जांच पड़ताल होगी, तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। तो कपट व अशुद्धियों को रोकना ऑटोमेटिक ही रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कर्मचारियों की जो भी हमने खाते बनाए उनके वर्ष के अंत में क्या होगी? चिट्टे और लाभानी विवरण की सत्यता और शुद्धता की जांच होगी। क्लियर। फिर है प्रबंधकों को सलाह देना। जो भी कंपनी के मैनेजर वगैरह हैं उनको विभिन्न प्रकार की, देखिए वो क्या करता है? खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करता है, तो उसको कंपनी में आता है और जाता है। क्लियर। तो उसको काफी चीजें उस कंपनी के बारे में क्या होते हैं? मालूम चल जाती है। तो उनके बारे में वो पहले से प्रबंधकों को क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है कि आपको इस तरीके से लेखांकन करवाना चाहिए। क्लियर।
ठीक है। और अच्छा, योग्य और निपुण लेखाफल आपको रखना चाहिए, जिसको लेखांकन सिद्धांतों का क्या हो, ज्ञान हो। तो कहने का मतलब अंकेक्षण का जो चौथा उद्देश्य है वो क्या है, प्रबंधकों को विभिन्न प्रकार की क्या करना, सलाहें देना। ठीक है। कहने का मतलब अंकेक्षक कंपनी में आएगा और जाएगा, तो अंकेक्षक को कंपनी की जो भी कमजोरियां वगैरह है वो मालूम पड़ जाएगी। क्लियर। तो उसके बारे में वो प्रबंधकों को क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, सलाह देना कभी भी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। उसका कर्तव्य तो क्या है, जो भी लाभानी विवरण है और जो भी चिट्ठा है उसकी सत्यता और शुद्धता की क्या करना, जांच करना। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। क्लियर। उसका तो काम करना है स्वतंत्र जांच करना। क्लियर। किसकी, लाभानी विवरण और चिट्ठे की। और स्वतंत्र जांच करके उसको क्या देना है, अपनी राय प्रकट करनी है कि आपने जो भी लाभानी विवरण और चिट्ठा बनाया वो इस स्थिति को, व्यवसाय की सही स्थिति को प्रकट करते हैं या नहीं करते। इसके बारे में वो अपनी क्या करता है, रिपोर्ट में राय प्रकट करता है। क्लियर। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए अंकेक्षण के उद्देश्य। कौन से, ऐसे कौन सा है अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए, 200। उसमें क्या बताया है, स्वतंत्र अंकेक्षण का समग्र उद्देश्य। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आया नहीं आया, हाँ? अरे आया क्या। अब ये कहता है ना, कपट व अशुद्धियों का पता कैसे लगाता है। तो कपट और अशुद्धियों का पता, व्यवसाय में बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो प्रत्येक लेन देन का बिल या बीजक या रसीद जरूर होती है, होता है नहीं होता। तो उसको बोलते हैं, जो बीजक या रसीद वगैरह होती है ना, उनको बोलते हैं प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण। तो उन प्रमाणकों के आधार पर वो क्या करता है, प्रत्येक लेन देन की जांच कर लेता है। इस वजह से वो कपट और अशुद्धियां क्या हो जाती है, पकड़ में आ जाती है। क्लियर भाई। रसीद है, क्लियर, ठीक है। आपने रसीद ट्रांजैक्शन पहले हो रखा था,